Hello everyone, welcome to the part 2 and we were solving one previous year question paper and let us quickly continue that from question number 101. So let us read the question that who among the following has called hierarchy as the scalar process. अब देखो यहाँ पर हायरार्की की बात हो रही है तो हायरार्की यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में बात हो रही है, ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रेडेड सीरीज को स्केलर प्रोसेस किसने बोला था। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर एक सबसे छोटी पोस्ट होती है, फिर उससे एक ऊपर वाली पोस्ट होती है, फिर ऊपर वाली, एंड देन देयर इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, या जो मालिक होता है वो, है ना। तो एक ग्रेडेड प्रोसेस है। तो ऑर्गेनाइजेशन को स्केलर प्रोसेस कहने वाले इन चारों में से कौन से थिंकर थे आपको बताना है। ऑप्शन ए मूनी, ऑप्शन बी रेले एंड मूनी, ऑप्शन सी एल डी वाइट, या ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पर स्केलर प्रोसेस को हायरार्की कहने वाले, हायरार्की को स्केलर प्रोसेस कहने वाले जो विचारक थे वो थे रेले एंड मूनी। मूनी अकेले ये विचारक नहीं थे, ठीक है। रेले एंड मूनी दोनों का ही जो था एक थिंकिंग थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की को उन्होंने ग्रेडेड सीरीज ऑफ स्टेप्स कहा था। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। Then question number 102. The 4P as basis of organization was advocated by. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक होता है वो 4P से मिलकर के बना होता है। क्या है ये 4P और किसने दिया था? ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी एल डी वाइट, ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन, या ऑप्शन डी लूथर गुलिक। देखो पहले तो ये 4P है क्या। 4P में जो आपका सबसे पहला P आता है वो है पर्पस, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आता है द सेकेंड P योर प्रोसेस, द थर्ड P is the people, and the fourth P is place. Is it clear? तो 4P जो है क्या है वो पर्पस, प्रोसेस, पीपल एंड प्लेस। अब ये किसने बताया था? द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी लूथर गुलिक, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने डिपार्टमेंटलाइजेशन के 4 P's बताए थे, पर्पस, प्रोसेस, पीपल एंड प्लेस। क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर 103. द ऑथर ऑफ इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज। अब देखो ये अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक पढ़ा है तो ये आपने पढ़ी होगी किताब, एंड आई एम अस्यूमिंग कि जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अगेन ये एक बुक एंड ऑथर वाला क्वेश्चन है। तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि आपके पेपर में बुक एंड ऑथर्स के काफी सवाल आए हैं और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी काफी सारे आए हैं। तो जब भी आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो या रिवाइज करो, मेक श्योर आप बुक्स एंड ऑथर्स को अच्छे से पढ़ोगे। सो हियर द ऑथर ऑफ इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑप्शन नंबर सी एल डी वाइट, ठीक है। एल डी वाइट ने ये जो बुक है वो 1926 में पब्लिश करी थी, एंड ये इनकी फर्स्ट टेक्स्ट बुक थी जो कंप्लीटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने डिवोट की थी, ठीक है ना। अब देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वुड्रो विल्सन एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर किताब है ये लिखी थी एल डी वाइट ने, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104. लूथर गुलिक डिस्क्राइब्ड द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पोर्ट्स इन दिस CO stands for. अगेन एन इजी क्वेश्चन। अब देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोर्ट्स हम सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। और इसमें CO ये जो है ये किसके लिए स्टैंड करता है? डू इट स्टैंड फॉर कॉर्पोरेशन और कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, और ऑप्शन नंबर डी कंपनी। सी द राइट आंसर इन पोर्ट्स इज, मतलब यहाँ पर CO है ऑप्शन नंबर सी कोऑर्डिनेशन, एंड बाकी क्या है? P इज फॉर प्लानिंग, then O is for organization या organizing, S is for staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. Clear हुआ? So the right answer is option number C, coordination. Question number 105. The institution of ombudsman first came into being in option A Denmark, option B Sweden, option C Holland and option D Germany. अब ombudsman का कॉन्सेप्ट जो है जो इंडिया ने भी अडॉप्ट किया था इन अ चेंज्ड फॉर्म, ठीक है, लोकयुक्ता एंड लोकपाल के उसमें। तो ये सबसे पहले कौन से देश में आया था ओम्बड्समैन का जो ये कॉन्सेप्ट है? ये अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है एम लक्ष्मीकांत में और वहां पर आपने लोकयुक्ता वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर भी उसके फर्स्ट पैराग्राफ में ही मेंशन है दैट द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट वाज ऑप्शन नंबर बी स्वीडन, ठीक है ना।
स्वीडन ने ये फर्स्ट पार्लियामेंट्री ऑम्बड्समैन जो थी इन्होंने स्टैब्लिश करी थी 1809 में, इन द ईयर 1809, ताकि जो कंप्लेंट्स आई हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सके, ठीक है ना। तो स्वीडन वाज द फर्स्ट कंट्री। क्वेश्चन नंबर 106, which one of the following programs for women empowerment in Uttarakhand is center aided program? अब इनमें से अभी सारे विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हैं, बट इन सभी प्रोग्राम्स में से उत्तराखंड के जो इन सभी प्रोग्राम्स में से सेंट्रली एडेड प्रोग्राम कौन सा है? ऑप्शन ए किशोरी शक्ति योजना, ऑप्शन बी वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ऑप्शन सी टीलू रौटेला अवार्ड, या ऑप्शन डी नंदा गौरा योजना। आई थिंक ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, इवन इफ यू आर टेकिंग अ गेस वर्क तो आप इसका आंसर कर लोगे। सी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए किशोरी शक्ति योजना, क्योंकि ये किशोरी शक्ति योजना जो है इसको ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, जो विमेन की हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, या मैं बोलूंगी विमेन भी नहीं बट एडोलेसेंट गर्ल्स जो होती है उनके न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड है, उनकी हेल्थ के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो किशोरी शक्ति योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्लियर, मतलब सेंट्रली एडेड स्कीम है ये। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107, which one is considered to be the best instrument to establish control over the administration by the public in view of the government of Uttarakhand? Lokyukta, option B RTI, option C right to service, and option D legislative council. The students of Hindi can look at the question here. उत्तराखंड शासन के दृष्टिकोण में प्रशासन पर जनता द्वारा नियंत्रण स्थापित करने के लिए किस साधन को सबसे अधिक उपयुक्त माना है? लोकायुक्त, ITI, सेवा का अधिकार, या फिर विधायी नियंत्रण? टेक अ गेस एवरीवन, ट्राई टू आंसर दिस। क्या हो सकता है आंसर इसका? बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन बाय पब्लिक इन व्यू, तो पब्लिक अपने सवाल कहां पर पूछ सकती है? कौन सा ऐसा एक्ट है जो उनको अधिकार दे रहा है? इजी टू आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, ठीक है, इसका राइट आंसर है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 108, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय। अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, तो अब हमें फिर से ये बताना है कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में किसने कही है। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप से कार्य just have a read all the Hindi students, sorry for my pronunciation, करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने के प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। ये कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? सो यू हैव टू आंसर दिस। एंड अगेन जो हमने पहले डिस्कस किया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत फेमस नाम है, और ये जो कथन है ये भी उन्हीं का दिया हुआ है। द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी वुड्रो विल्सन, ठीक है। वुड्रो विल्सन ने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, एंड एवरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Clear? So this statement is given by Woodrow Wilson. Question number 109. The organizational unit which has to play the role of planner, advisor, researcher and coordinator is called. अब कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जिसको एक प्लानर, एडवाइजर, रिसर्चर एंड कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करना होता है? ऑप्शन ए द लाइन, ऑप्शन बी द लाइन एंड स्टाफ, ऑप्शन सी द स्टाफ, और ऑप्शन डी द एग्जीक्यूटिव। प्लीज हैव अ लुक. All the students of Hindi can have a look at the question quickly. So ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो इन सबका प्लानर, एडवाइजर, रिसर्चर और कोऑर्डिनेटर का काम करती है वो है ऑप्शन नंबर सी द स्टाफ, ठीक है ना। क्योंकि देखो जो एक लाइन एंड स्टाफ थ्योरी है तो उसमें स्टाफ क्या है? स्टाफ ऑक्सिलरी यूनिट्स को प्रेजेंट करता है जो स्पेशलाइज्ड एडवाइस या टेक्निकल सपोर्ट देने का काम करती है लाइन को, ठीक है ना। लाइन क्या है? जो प्राइमरी टास्क परफॉर्म करता है वो, और जो स्टाफ है वो क्या है? एक ऑक्सिलरी यूनिट्स है जो स्पेशलाइज्ड एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो प्लानर, एडवाइजर, रिसर्चर और कोऑर्डिनेटर का काम किसका हुआ? स्टाफ का हुआ। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110. द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स.
स्पैन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली. द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट. द कंट्रोल ऑफ सुपरविजन ऑफ द सुपीरियर ओवर द सबऑर्डिनेट्स, या फिर द नंबर ऑफ पीपल बीइंग कंट्रोल्ड. क्वेश्चन नंबर 110, नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? एक कार्मिक को मात्र एक वरिष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त करने चाहिए. अधीनस्थ कार्मिकों की वह संख्या जिसको एक प्रशासकीय अधिकारी प्रभावी रूप से निर्देशित कर सके. ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू इट ऑल द ऑप्शंस. चलो आंसर डिस्कस करते हैं अब इसका. देखो, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसका जो मतलब होता है या जो लाइन जो स्टेटमेंट इसको सही तरीके से डिफाइन कर रही है वो है ऑप्शन नंबर बी. सी रीड इट अगेन. प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल मींस द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट, उसको बोला जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल. ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? इट रेफर्स टू द लिमिट बेसिकली ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल कि एक सिंगल सुपरवाइजर कितने इंडिविजुअल्स को डायरेक्ट कर सकता है या एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है, उसको बोलता है स्पैन ऑफ कंट्रोल. Is it clear? Question number 111. A corporation is clothed with the power of government but possessed with the flexibility and initiative of a private enterprise. Who made this statement? Again, a statement-based factual question. If you know it, and if you don't know it, you don't know it. तो भाई बेसिकली ये वाला कथन किसने कहा है? एक बार हिंदी में भी देख लो इसको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, हैव अ लुक एट इट. सी हो गया. अब इसको समझते हैं. एक कॉर्पोरेशन जो है इट इज कवर्ड विद या इट इज क्लॉथ विद द पावर ऑफ गवर्नमेंट बट possessed with flexibility and initiative of a private enterprise. This statement was made by option number B, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट. ठीक है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ये जो है ये स्टेटमेंट दी थी रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ टेनेसी वैली अथॉरिटी टू डिस्क्राइब यूनिक नेचर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन. ठीक है, तो अब ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा. स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ी है तो यू कैन आंसर इट, अदरवाइज यू विल हैव टू टेक अ रैंडम गेस एट इट. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 112. Right promotion at the right time is an essential part of the process of developing full talents of men and women in service. अब ये अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. सी बार बार आपको ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे यहाँ पर, तो हमें पता चल गया है कि अब हमें एग्जाम में कहाँ पर फोकस करना है. सो रीड द क्वेश्चन अगेन. Right promotion at the right time is an essential part of the process of developing full talents of men and women in service. Who said this? Option A, Fulton Committee. Option B, Northcote Report. Option C, Hoover Commission. और option D, Administrative Reforms Commission of India. यहाँ पर भी आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लो. Here. I hope you have just gone through it. तो देखो ये जो लाइन है ना, ये स्टेटमेंट जो है दिस वाज सेट बाय ऑप्शन नंबर ए, फुलटॉन कमिटी. ठीक है, फुलटॉन कमिटी वाज सेट अप इन विच ईयर? इन 1968 में. ठीक है, कहां पर, किस कंट्री में फुलटॉन कमिटी बैठाई गई थी? इन ब्रिटेन, यूके. और इन्होंने एक्सटेंसिव रिकमेंडेशन यानी काफी सारी रिकमेंडेशन जो थी वो दी थी. किस चीज के लिए? कि सिविल सर्विसेज को कैसे हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं, कैसे सिविल सर्विसेज में प्रोफेशनलिज्म इंक्लूड कर सकते हैं. तो फुलटॉन कमिटी की एक दी हुई एक स्टेटमेंट है दैट राइट प्रमोशन एट द राइट टाइम इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फुल टैलेंट्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन सर्विस. तो बेसिकली सिविल सर्विसेज के लिए रिकमेंडेशन की गई थी फुलटॉन कमेटी द्वारा इन द ईयर 1968 इन यूके. करेक्ट. सो नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 113. Who among the following observed that Weber's ideal model of bureaucracy is not particularly relevant to the study of developing society? अब इनमें से आपको बताना है कि किसने ऑब्जर्व किया था कि वेबर की जो आइडियल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो पर्टिकुलरली रेलिवेंट नहीं है डेवलपिंग सोसाइटीज के लिए. ये चीज किसने सबसे पहले ऑब्जर्व करी थी? ऑप्शन ए, चेस्टर बर्नार्ड. ऑप्शन बी, एफ.डब्ल्यू. रिक्स. ऑप्शन सी, वी.ए. थॉम्सन. या ऑप्शन डी, आर.के. मर्टन. रीड द क्वेश्चन इन हिंदी फॉर ऑल द हिंदी स्टूडेंट्स. हैव अ लुक एट इट क्विकली.
चलो आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। देखो वेबर का जो एक मॉडल था ब्यूरोक्रेसी का, वो बेस्ड था वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, और इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए ऑप्शन नंबर बी यानी FW रिग्स ने ये चीज कहा था कि वेबर का जो मॉडल है वो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज यानी सो कॉल्ड जो हमारी डेवलपिंग सोसाइटीज थी उनमें फिट नहीं होता था वेबर का ये मॉडल। और यही चीज कहने वाले जो थिंकर थे, मतलब जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी FW रिग्स। ठीक है, उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि जो वेस्टर्न ब्यूरोक्रेटिक मॉडल्स है जैसे कि वेबर का था वो डेवलपिंग नेशंस की जो एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है उसमें फिट नहीं होता है। ठीक है ना, सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Question number 114. Finance is an universally involved in administration as oxygen in the atmosphere. अब ये स्टेटमेंट किसने बोली है भाई कि फाइनेंस यूनिवर्सली इन्वॉल्व होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी जो फाइनेंस है वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक यूनिवर्सल हिस्सा है जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का होना। तो अब ये स्टेटमेंट ऑप्शंस है ए विलकबाय, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी डिमॉक या ऑप्शन डी मॉर्स्टीन मार्क्स। व्हाट डू यू थिंक द राइट आंसर वुड बी? सॉरी, देखो ये जो स्टेटमेंट है दिस वाज गिवन बाय ऑब्वियसली नॉट बाय कौटिल्य, नॉट बाय विलकबाय, नॉट बाय मॉर्स्टीन मार्क्स। ये स्टेटमेंट है मार्शल डिमॉक की। ठीक है, मार्शल डिमॉक ने एम्फसाइज किया था कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के पीछे एक फाइनेंशियल यानी पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड नतीजा होता है या उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देने वाले जो विचारक है वो है मार्शल डिमॉक। क्लियर? मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 115. Parliament exercises control over the public administration through the, अब पार्लियामेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल किसके थ्रू करता है? ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी कैबिनेट या ऑप्शन डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वेरी इजी क्वेश्चन, देखो इसमें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बात आई है पब्लिक एक्सपेंडिचर की, तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है यानी हमारे देश भर में जितना भी खर्चा सरकार कर रही है, तो पार्लियामेंट कैसे उस चीज को कंट्रोल करता है, किसके थ्रू कंट्रोल करता है? द राइट आंसर इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो सारे एक्सपेंडिचर्स को या जो सब कुछ क्या करता है, ऑडिट करने का काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कैग इज द राइट आंसर है। दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, इसको इजी क्वेश्चन में कंसिडर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 116. Which one of the following is important in the concept of good governance? अब गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में इनमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी सोशल सिक्योरिटी, ऑप्शन डी अकाउंटेबिलिटी या फिर ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंसी। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज आप हो सकते हो। क्यों? क्योंकि गुड गवर्नेंस में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, और वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमें वो बताना है। ठीक है, सो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंट होना गुड गवर्नेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या फिर गवर्नमेंट जवाबदेही रखे यानी गवर्नमेंट का जवाबदेही होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या फिर सोशल सिक्योरिटी या फिर सेंसिटिविटी? देखो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी अकाउंटेबिलिटी। यानी कि देखो वैसे तो सारे ही ऑप्शन रेलिवेंट है, गुड गवर्नेंस में सारी चीजें चाहिए होती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि अगर सरकार ने कोई एक्शन लिया है और अगर जनता को कोई सवाल पूछना है तो सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा, तभी वो गुड गवर्नेंस मानी जाएगी। ठीक है, इसलिए अकाउंटेबल होना, जवाबदेह होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस में। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 117. By classification is meant the grouping of positions on the basis of similarity of duties and qualification required. Who said this? Now again a statement based question we have. तो देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम को ना कहीं डिफिकल्ट बनाते हैं। तो अब आपको अगेन ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने कही है। बाय क्लासिफिकेशन इज मेंट द ग्रुपिंग ऑफ पोजीशंस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। हैव अ लुक एट इट हियर आल्सो। ठीक है, वर्गीकरण का अभिप्राय कर्तव्यों और अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों का समूहबद्ध करना है। ये किसने कहा है? ठीक है, एंड यू हैव ऑल द 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। तो चलो क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो इस पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो हम नहीं कर सकते हैं, पर ये जो कथन है ये कहा गया है LD वाइट द्वारा। ठीक है ना, उन्होंने कहा है कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि ग्रुपिंग ऑफ पोजीशंस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। Clear? Now the next question. The need hierarchy theory of motivation was propounded by.
अब देखो, अगर ये चीज पढ़ी है आपने कहीं ना कहीं, नीड हायरार्की थ्योरी को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या अगर पढ़ा है आपने अपनी प्रिपरेशन में अब तक, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। और अगर आपने इसके जैसा कुछ कहीं नहीं पढ़ा है तो फिर ये आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो मैं आपको समझा देती हूँ। द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी? द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज मास्लो ने। ठीक है, पूरा नाम है इनका अब्राहम मास्लो, और इनकी थ्योरी है नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्या कहती है ये थ्योरी? ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो इंसान है, दे आर मोटिवेटेड बाय हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। ठीक है, कि जो व्यक्ति होता है वो 5 जरूरतों से, या 5 जरूरतों की वजह से मोटिवेटेड रहता है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है ना, कि जब जो एक उसके दिमाग में है वो, और फिर उसकी साइकोलॉजी से लेकर के जब तक वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक ना पहुंचे, तो ऐसे में 5 नीड्स होती हैं ह्यूमन बीइंग्स की। तो ये होती है नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसको देने वाले जो विचारक थे वो थे अब्राहम मास्लो। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ब्यूरोक्रेसी वाज कॉइन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। नाउ दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने ब्यूरोक्रेसी, जब हम ब्यूरोक्रेसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि ये जो टर्म है वो किसने कॉइन करी थी। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज मैक्स वेबर, ऑप्शन बी विंसेंट डी गॉर्डने, ऑप्शन सी लास्की, एंड ऑप्शन डी फ्रेडरिक। व्हाट डू यू थिंक द राइट आंसर इज? ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है मैक्स वेबर काफी ज्यादा, पर ये जो टर्म है ना, सबसे पहली बार ये जो टर्म कॉइन करी थी, ये करी थी विंसेंट डी गॉर्डने ने। ठीक है, प्लीज डू रिमेंबर दैट द टर्म ब्यूरोक्रेसी वाज कॉइन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विंसेंट डी गॉर्डने। ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने मिड 18th सेंचुरी में इस टर्म को कॉइन किया था, और ये टर्म बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रेफर करती थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 120, व्हेन वाज द अकाउंटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ऑडिटिंग इन इंडिया? अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई वुड कंसीडर दिस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब पर्टिकुलर ईयर यहाँ पर आपको याद रखना था कि भाई इंडिया में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कब किया गया। ठीक है, तो एक गेस ले सकते हो आप, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द राइट आंसर हियर। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 1976। ठीक है, 1976 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अकाउंट्स को अलग अलग कर दिया था, ऑडिट अकाउंट को अलग कर दिया था और अकाउंटिंग को अलग कर दिया था। ठीक है, मेन स्ट्रीमलाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। क्लियर? सो जस्ट रिमेंबर दिस ईयर बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, previous year it has been asked. Now question number 121, according to Max Weber, power has how many forms? मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग शक्ति के कितने प्रकार है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 6। चलो लेट मी एक्सप्लेन दिस। मैक्स वेबर ने पावर के टोटल 3 फॉर्म्स बताए थे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब ये 3 फॉर्म्स क्या थे पावर के? सबसे पहला था ट्रेडिशनल, दूसरा चेरिस्मेटिक, एंड तीसरा था लीगल रैशनल। ये जब हम मैक्स वेबर की थ्योरी को पढ़ते हैं ना, तो उसमें पढ़ते भी हैं कि पावर के उन्होंने 3 फॉर्म्स बताए थे। एक थी ट्रेडिशनल पावर, एक थी करिस्मेटिक पावर, जहां पर पर्सनालिटी, किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी इतनी ज्यादा चार्मिंग होती है कि लोग उससे प्रभावित होते हैं, एंड देन थी लीगल एंड रैशनल। क्लियर? तो मैक्स वेबर ने 3 फॉर्म्स ऑफ पावर बताए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन इंडिया वाज। अब इंडिया में पहले चेयरमैन कौन थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के? ऑप्शन ए संथानम, ऑप्शन बी हनुमंथैया, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, या ऑप्शन डी एच.बी. कामत। आई डोंट थिंक इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना चाहिए एज सच, इफ यू हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट। देखो, अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, अगर एक बार भी पढ़ा हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज क्लिक हो जानी चाहिए कि हमने अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पढ़ा था तो उसमें किसका नाम पढ़ा था। ठीक है, एंड द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था? इन द ईयर 1966। और फर्स्ट एआरसी किसने हेड करी थी? मोरारजी देसाई ने हेड करी थी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, which one of the following is not among the 3 relationship in organization enumerated by Gracunas? अब आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाला 3 रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता अकॉर्डिंग टू ग्रैकुनास। ऑप्शन ए डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, ऑप्शन बी डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप, ऑप्शन सी क्रॉस रिलेशनशिप, या ऑप्शन डी डबल क्रॉस रिलेशनशिप। देखो, ग्रैकुनास ने 3 रिलेशनशिप्स बताए थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और इनमें से जो पार्ट नहीं है
उनके इन 3 रिलेशनशिप्स का, वो है योर ऑप्शन नंबर डी, डबल क्रॉस रिलेशनशिप। ठीक है, उन्होंने 3 कौन से बताए थे? डायरेक्ट सिंगल, डायरेक्ट ग्रुप एंड क्रॉस रिलेशनशिप्स बताए थे। ठीक है ना, तो ये 3 बताए थे। दिस वाज नॉट द आंसर और हमसे वही पूछा गया है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 124, which president is known as the father of the spoil system in USA? अब यूएसए में स्पॉइल सिस्टम के फादर किसको कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन ए निक्सन, ऑप्शन बी वॉशिंगटन, ऑप्शन सी जेफरसन या ऑप्शन डी जैक्सन। सी, स्पॉइल सिस्टम क्या है यूएसए में? एनी आइडिया, एनीवन? पढ़ा है कहीं पर पहले? देखो, ये जो स्पॉइल सिस्टम है ना, ये सिस्टम यूएसए में डेवलप किया था, ऑप्शन नंबर डी, एंड्रयू जैक्सन ने। ठीक है, एंड्रयू जैक्सन का ये जो सिस्टम था, ये क्या करता था कि जो भी पॉलिटिकल सपोर्टर्स थे, यानी कि जो लोग भी सरकार को बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे थे, उनको जैक्सन गवर्नमेंट जॉब्स देते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्पॉइल सिस्टम। ठीक है, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं क्या है इसका टर्म। स्पॉइल सिस्टम ही कहते हैं, देखो हिंदी में भी। और स्पॉइल सिस्टम ये था, ये एंड्रयू जैक्सन ने दिया था यूएसए में, और उन्होंने क्या था बेसिकली कि जो भी पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सरकार को, तो उसको गवर्नमेंट जॉब्स देना। ठीक है, ये था स्पॉइल सिस्टम। क्वेश्चन 125, व्हेन वाज द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? अब सेकंड रिफॉर्म कमीशन कब बनी थी? 31 अगस्त 2005, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 2005, ऑप्शन सी 31 मई 2007 या ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2007। See, again a factual question. If you would have known, आप समझ गए होंगे that the right answer to this question is option number A, 31 अगस्त 2005। तो सेकेंड ARC जो थी वो 31 अगस्त 2005 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। और who was the chairman? चेयरमैन was वीरप्पा मोइली। ठीक है, चेयरमैन कौन थे? वीरप्पा मोइली। क्लियर? Now the next question, question number 126. Which one of the following thinker describes administration as organization and direction of human and material resources to achieve desired ends? Option A, H.A. Simon, option B, L.D. White, option C, J.A. Weig या option D, J.M. Feiner। निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संस्थानों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी थी? एंड दीज आर योर 4 ऑप्शंस। अब देखो, इसका जो आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर डी, J.M. फाइनर। ठीक है, J.M. फाइनर ने ये डेफिनेशन दी थी, जहां पर वो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मैनेजरियल और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नेचर होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि ऑब्जेक्ट उद्देश्य होना चाहिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसमें मैनेजिंग या मैनेजमेंट के स्किल्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एंड्स है, ये वाली विचारधारा रखने वाले जो थिंकर थे वो थे J.M. फाइनर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 127, Good governance and participating civil society for development were stressed in the World Bank report of the year। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के आपसे टाइटल्स या फिर कह सकते हैं एम्फसाइज की जाने वाली चीजें पूछी गई हैं। तो गुड गवर्नेंस और पार्टिसिपेटिंग सिविल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट, ये किस बैंक रिपोर्ट में, यानी किस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में इन पर स्ट्रेस किया गया था? ऑप्शन है 1992, 1997, 2000 या 2003। See, this is again a kind of factual question, and the right answer to this particular question is option number A, 1992। 1992 की जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आई थी, उसका टाइटल था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और उन्होंने ये गुड गवर्नेंस के या कह सकते हैं गुड गवर्नेंस का एक एजेंडा सेट किया था। सो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑफ 1992 ने गुड गवर्नेंस की बात की थी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 128, if the administrative authority within a department is vested in a single individual, then that system is known as। एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति में निहित हो तो उस व्यवस्था को जाना जाता है ऑप्शन ए आयोग, ऑप्शन बी परिषद, ऑप्शन सी ब्यूरो या ऑप्शन डी बोर्ड। ये तो आप
ये तो समझ जाना चाहिए आपको, नॉट वेरी डिफिकल्ट वन, या नहीं? यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हो दो ऑप्शंस में एक्चुअली। सी द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ब्यूरो। अब कमीशन में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि कमीशन में भी एक चेयरमैन होते हैं, राइट? हर कमीशन के एक चेयरमैन होते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इज वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल, है ना? सिंगल इंडिविजुअल में कौन होता है? उसको हम ब्यूरो कहते हैं। तो ब्यूरो एक सिस्टम होता है जहां पर एक सिंगल हेड होता है, एज अपोज टू बोर्ड या फिर कमीशन, जहां पर कलेक्टिव या एक से ज्यादा लोगों के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है ना? तो सिंगल इंडिविजुअल जिस डिपार्टमेंट में भी हो तो वो होता है एक ब्यूरो। क्लियर? क्वेश्चन 129, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब अगेन यहाँ पर आपके पास जो है वर्क्स एंड ऑथर्स आ गए हैं। तो W.F. Willoughby, M.P. Follett, Mooney and Reilly and Henry Fayol. Principles of Organization, Industrial General Management, Principle of Public Administration, Creative Experience. तो आपको ये बताना है कि किसका क्या प्रिंसिपल दिया हुआ है, किसने क्या किया है बेसिकली। सो नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। और इसमें भी अगर आप एक दो क्वेश्चन जो है वो कर पा रहे हो तो फिर आपको इजी हो जाएगा। देखो, अगर आपने वेरी पॉपुलरली हेनरी फेयोल के बारे में तो पढ़ा ही होगा, एंड इवन इफ नॉट देन कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हिम एज वेल। हेनरी फेयोल ने इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट की बात करी थी, ठीक है ना? तो मैनेजमेंट में जिनका नाम आता है वो आता है हेनरी फेयोल का। इन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर काफी बात करी थी। तो अब अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है ना तो आप अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। यहाँ पर डी में 2 ऑप्शन किस पे है? ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है? और अगर आप इस या इनमें से किसी एक के प्रति भी श्योर हो तो फिर आप इसको आंसर आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना? एंड योर W.F. Willoughby, he gave the principles of public administration. Okay, then your M.P. Follett gave creative experiences, and Mooney and Riley ने principle of organization, जो हमने अभी पिछले किसी क्वेश्चन में भी डिस्कस करा है इन्हें, वो भी था, ठीक है ना? तो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको इनमें से किसी भी विचारक का दिया हुआ प्रिंसिपल पता है तो फिर यू कैन आंसर द एंटायर क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो, लेट अस मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 130, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल ग्रिड? मैनेजरियल ग्रिड का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया है? देखो, मैनेजरियल ग्रिड का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको डेवलप करने वाले जो ऑथर हैं वो है ब्लेक एंड मोर्टन, ठीक है? ब्लेक और मोर्टन ने ये जो मैनेजरियल ग्रिड का सिस्टम है इसको डेवलप किया था ताकि लीडरशिप स्टाइल्स को विजुअलाइज किया जा सके, लीडरशिप स्टाइल्स को देखा जा सके बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन लोगों का कंसर्न वर्सेस प्रोडक्शन किस तरह से हो रही है चीजों की, ठीक है ना? तो मैनेजरियल ग्रिड जो था ये ब्लेक और मोर्टन ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था ताकि जो लीडर्स हैं उनको विजुअलाइज किया जा सके कि वो भाई लोगों के कंसर्न्स वर्सेस कंसर्न फॉर प्रोडक्शन किस में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्लेक एंड मोर्टन। दे आर रिलेटेड विद मैनेजरियल ग्रिड का कॉन्सेप्ट, ठीक है? याद रखिएगा। देन 131, मैच द लिस्ट 1 and 2 and select the correct answer from the codes given below. अब अगेन आपको यहाँ पर वर्क्स, देयर गिवन वर्क्स एंड ऑथर्स आपके पास है। ऑप्शन ए सेल्डन ओलिवर, ऑप्शन बी लेपावर की एल्बर्ट, ऑप्शन सी अशोक चंदा एंड ऑप्शन डी S.E. फाइनर। एंड इन द लिस्ट 2 वी हैव द बुक्स A Power of Public Administration, The Philosophy of Management, Administration, The Art and Science of Organization Management and Indian Administration. देखो देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा बस। अगर आप इसका ऑप्शन डी सोच रहे हो देन यू आर रॉन्ग। देखो, ये मत सोचना कि अशोक चंदा और यहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है तो इस इंडियन व्यक्ति ने यही लिखी होगी किताब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए हो। द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में सेल्डन ओलिवर ने लिखी है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर?
प्लीज डू रिमेंबर इट। उसके बाद लेपावर्की एल्बर्ट रोट अ पावर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन अशोक चंदा ने लिखी है द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, एंड S.E. फाइनर ने लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। सो यहाँ पर काफी बच्चों ने डी को एज्यूम भी किया होगा अगर उन्हें नहीं पता था, बट नाउ यू मस्ट नो दैट सेल्डन ओलिवर ने लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। क्लियर हुआ? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। सॉरी, इन इंडिया प्रमोशन केसेस ऑफ सीनियर सिविल सर्वेंट्स आर डिसाइडेड बाय। अब इंडिया में सीनियर सिविल सर्वेंट्स के प्रमोशन कौन डिसाइड करता है? ऑप्शन ए द हेड ऑफिस, ऑप्शन बी द कैबिनेट कमिटी, ऑप्शन सी द PMO, या ऑप्शन डी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी। यहाँ पर सीनियर सिविल सर्वेंट्स की बात हो रही है, उनके प्रमोशन को डिसाइड करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑप्शन नंबर बी द कैबिनेट कमिटी। यहाँ पर प्रमोशन देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना, क्योंकि जो कैबिनेट कमिटी में जो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट है ना, वो फाइनल डिसीजन लेता है जब सीनियर लेवल पोस्टिंग एंड प्रमोशंस की बात आती है। तो क्लियर? तो यहाँ पर द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल डिसीजंस। क्लियर? Question number 133. Who among the following says that public administration includes the operations only of executive branch of the government? अब इनमें से कौन कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ही ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं? ऑप्शन ए लूथर गुलिक, LD वाइट, WF विलिकबाय, या फिर मार्शल। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक नैरो व्यू देने वाले जो विचारक थे ना, वो थे लूथर गुलिक। एंड लूथर गुलिक ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को केवल और केवल सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच से लिंक करा, यानी कि वो ब्रांच जो कानूनों को इंप्लीमेंट करने का काम करती है, ठीक है ना। तो इसलिए द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए लूथर गुलिक। क्लियर हुआ? नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 134। द कॉन्सेप्ट ऑफ द जोन ऑफ इनडिफरेंस इज एसोसिएटेड विद। अभी जोन ऑफ इनडिफरेंस का कॉन्सेप्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी अथॉरिटी, ऑप्शन सी लीडरशिप, या ऑप्शन डी डिसीजन मेकिंग। देखो, जो जोन ऑफ इनडिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को दिया था चेस्टर बर्नार्ड ने, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड, और ये कॉन्सेप्ट क्या है? इट रेफर्स टू व्हाट? इट रेफर्स टू बेसिकली द एरिया विद इन विच एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट ऑर्डर्स। ठीक है, एक एरिया है जहां पर इंडिविजुअल ऑर्डर्स को मानता है बिना कोई सवाल जवाब पूछे, उसको बोलता है जोन ऑफ इंडिफरेंस। यानी कि अगर किसी सुपीरियर ने आपको कोई काम करने के लिए बोला है तो आपने उसको मान लिया है बिना किसी भी सवाल जवाब के। तो ये जो जोन ऑफ इंडिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, किससे एसोसिएटेड हुआ? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी अथॉरिटी से, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है किसी भी ऑर्डर को मान लेता है। किसके ऑर्डर्स को मानता है? बेसिकली सुपीरियर अथॉरिटी के ऑर्डर्स को मान लेता है बिना किसी सवाल के, ठीक है, कोई बिना किसी क्वेश्चनिंग के बेसिकली। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी अथॉरिटी। देन क्वेश्चन 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन? अब इनमें से पब्लिक कॉर्पोरेशन का कौन सा फीचर है? ऑप्शन ए इट एंजॉयज कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी फ्रॉम मिनिस्टीरियल कंट्रोल, ऑप्शन बी इट हैज इट्स ओन सेपरेट बजट, ऑप्शन सी इट हैज कंप्लीट ऑटोनॉमी इन द फंड मैनेजमेंट, या ऑप्शन डी इट एंजॉयज द इनिशिएटिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। हिंदी में भी पढ़ लो 10 स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी एक बार, क्योंकि स्टेटमेंट ज्यादा है इस क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई। चलो इसका अब आंसर समझ लेते हैं। देखो, जब ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए ना, तो क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आपको बताना है पब्लिक कॉर्पोरेशन का कौन सा फीचर है इनमें से। क्या ये पूरी इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं, इन पे कोई मिनिस्ट्रियल कंट्रोल नहीं होता है? नो, नॉट द राइट आंसर। क्या इनके पास अपना खुद का बजट होता है? यस। तो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, कि पब्लिक कॉर्पोरेशंस के पास अपना खुद का बजट बनाने की जो है एक पावर होती है। क्लियर? जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तो खुद को वो नहीं कर सकते है ना, मतलब खुद की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके पब्लिक कॉर्पोरेशंस होते हैं ये अपने खुद का बजट मेंटेन करते हैं। क्लियर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 136,
Which of the following is not included in hygiene factors in the Herzberg two-factor theory of motivation? अब आपको बताना है कि हर्ट्सबर्ग की टू-फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में हाइजीन के फैक्टर्स में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? बताओ। सी, ये जो कॉन्सेप्ट है हर्ट्सबर्ग का, उसमें हाइजीन में अगर कोई चीज यहाँ पे से नहीं इंक्लूड हो रही है ना, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बाकी सैलरी कैसी है, कंपनी की पॉलिसी कैसी है और वर्किंग कंडीशंस कैसी है, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं हाइजीन में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द हाइजीन फैक्टर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मोटिवेटर फैक्टर में आता है, नॉट इन द hygiene factor. Clear? Then question 137, the term performance budgeting was coined by. अब performance budgeting ये term किसने coin करी थी? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए, ऑप्शन सी सेकंड हूवर कमीशन या ऑप्शन डी फुलटन कमेटी ऑफ यूके। देखो परफॉर्मेंस बजटिंग ये जो टर्म है, इसको कॉइन करने वाला जो कमीशन था वो था फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए। ठीक है, कब आया था ये कमीशन? इन द ईयर 1949 में। ठीक है, और उन्होंने रेकमेंड किया था बजटिंग किस पर बेस्ड होनी चाहिए? फंक्शंस पर, ठीक है, एक्टिविटीज पर, ना कि कुछ चीजों के ऊपर। तो कहते हैं कि जो बजटिंग आप कर रहे हो वो परफॉर्मेंस के ऊपर होनी चाहिए, यानी क्या एक्टिविटीज आप करने जा रहे हो उस पर बजट सेट होना चाहिए। क्लियर? सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट हूवर कमीशन, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 138, which one of the following was not the recommendation of ARC in India about working of public corporations? अब पब्लिक कॉर्पोरेशन में इनमें से कौन सा एक रिकमेंडेशन नहीं है ARC इन इंडिया? ऑप्शन ए हाई फंक्शनरी शुड बी फुल टाइम एम्प्लॉयज, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न शुड बी इंक्लूडेड एज द मेंबर ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड, ऑप्शन सी इंटरनल ऑडिट शुड बी मेड मोर इफेक्टिव, या ऑल ऑफ दीज। रीड द क्वेश्चन वंस। एंड ऑल द हिंदी स्टूडेंट्स ऑल्सो प्लीज एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको लैंग्वेज एंड टर्म्स आपको समझ में आए। ओके, लेट अस डिस्कस द आंसर नाउ। अब हमें इसमें क्या बताना है कि एआरसी की कौन सी रिकमेंडेशन नहीं थी व्हेन इट कम्स टू व्हाट? पब्लिक कॉर्पोरेशंस। हाई फंक्शनरी शुड बी फुल टाइम एम्प्लॉयज, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न शुड बी इंक्लूडेड इन द मेंबर ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड। नाउ ये जो एडवाइस थी ना, जो रिकमेंडेशन है, ये गलत है और हमें गलत ही बताना है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि जो एआरसी था उन्होंने तो बोला था कि पब्लिक कॉर्पोरेशन को और ज्यादा आजादी दो, ऑटोनॉमी दो, ना कि एक सेक्रेटरी बिठा दो मिनिस्ट्री का वहां पर। ठीक है ना? सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हेंस द राइट आंसर ऑफ 138 क्वेश्चन नंबर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 139, पोजीशन क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ। अब पोजीशन क्लासिफिकेशन किसकी क्लासिफिकेशन है? ड्यूटीज की, सैलरीज की, पर्सनल स्टेटस ऑफ इनकम्बेंट्स की, या फिर डिपार्टमेंट्स की? इसको एक बार आप यहां पर भी देख लो। ठीक है, पद वर्गीकरण, वर्गीकरण है किस चीज का? पोजीशन कहां पर हो सकती है, कहां पर मैनेज की जा सकती है? डिपार्टमेंट्स में भी हो सकती है पोजीशन, तो सैलरीज में हो सकती है क्या? नहीं। पर्सनल स्टेटस में पोजीशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, बट द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटीज। ठीक है, पोजीशन क्लासिफिकेशन क्या करता है? जॉब्स को ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर बेस करता है, क्वालिफिकेशंस के ऊपर बेस करता है, ना कि इस चीज पर कि जॉब किसके पास है। तो पोजीशन क्लासिफिकेशन क्या है? जो ड्यूटीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करता है। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, the civil services was defined as a professional body of official, permanent and paid and skilled by। सिविल सर्विसेज को किसने इस तरह से डिफाइन किया था वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 140 एक बार देख लो हिंदी में भी। सी,
दिस क्लासिफिकेशन और दिस स्टेटमेंट यानी कि सिविल सर्विसेज को प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल परमानेंट पेड एंड स्किल्ड, जो कहने वाले जो एक विचारक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, हरमन फाइनल। ठीक है, हरमन फाइनल ने इस डेफिनेशन को दिया था जहां पर उन्होंने सिविल सर्वेंट्स के परमानेंट और प्रोफेशनल नेचर को हाईलाइट किया था। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 141, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ G77 एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट G77 में टोटल कितनी कंट्रीज है वो आपको बताना है। देखो, आज के टाइम पर G77 में टोटल देयर आर हाउ मेनी कंट्रीज? 134 कंट्रीज। इनिशियली देयर वर 77 कंट्रीज ओनली, तभी उसको G77 का नाम दिया था। ठीक है, लेकिन G77 ने जब यूएन के साथ कोलैबोरेट किया तो अब टोटल 134 कंट्रीज इसमें जुड़ चुके हैं। सो द राइट आंसर इज 134। प्लीज डू नॉट मार्क 77। ठीक है, कंफ्यूज मत करना कि G77 है तो 77 कंट्रीज ही होंगी। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 134। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 142, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7? अब ये कंपैरेटिवली अगर पढ़ा है आपने G7 को तो आसान होगा। अब इनमें से G7 का मेंबर कौन नहीं है? इंडिया, जापान, इटली और जर्मनी। सी दिस क्वेश्चन इज इजी। G7 में इंडिया एक मेंबर नहीं है। क्लियर? G7 के कौन से मेंबर कंट्रीज हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके एंड ऑल्सो यूएसए। ठीक है, हो गए साथ? यस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। यस, so India is not a member of G7. So the right option here is option number A. Question 143, which one is not a member country of BIMSTEC? अब BIMSTEC का इनमें से मेंबर कंट्री कौन नहीं है? नेपाल, भूटान, सिंगापुर या थाईलैंड? देखो, ये थोड़ा सा अब आप यहां से भी देख सकते हो। दिस इज पर्टिकुलरली एन इजी क्वेश्चन। सी, सिंगापुर इज नॉट द मेंबर कंट्री ऑफ BIMSTEC। ठीक है ना? BIMSTEC में कौन सी मेंबर कंट्री है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है ना? सिंगापुर इज नॉट अ पार्ट ऑफ BIMSTEC, प्लीज डू रिमेंबर इट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 144, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट WTO इज फॉल्ट? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सबसे पहला, इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर। क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर था WTO का? सोचो। ऑप्शन बी, इट इज क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रीटी। इंटरनेशनल ट्रीटी द्वारा ये बनाया गया था। ऑप्शन सी, इट डज नॉट रिजॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज। ये मेंबर कंट्रीज के ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं करता। इट रिकॉग्नाइजेज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये IPR को जो है रिकॉग्नाइज करता है। तो इनमें से क्या गलत लग रहा है आपको? बहुत इजी है, देखो ऑप्शंस में तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर लिखा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं करता मेंबर कंट्रीज की। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना? और हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही बतानी है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर रहा है WTO का। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी द्वारा क्रिएट हुआ था, करेक्ट। और इसने IPR को भी रिकॉग्नाइज किया था, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर, सॉरी द राइट आंसर बट द रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ IMF इज इन। अब ये तो इजी है, देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि IMF का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC, ऑप्शन सी लंदन या ऑप्शन डी मनीला। चलो, इजी है वैसे। हेडक्वार्टर्स IMF का है वॉशिंगटन DC में। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है। क्लियर? तो IMF प्लस वर्ल्ड बैंक दोनों के ही हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। क्लियर? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 146, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ सपोर्टर ऑफ गेम थ्योरी? गेम थ्योरी का सपोर्टर इनमें से कौन कौन नहीं था? ए थॉमस शेलिंग्स, ऑप्शन बी मार्टिन शुबिक, ऑप्शन सी चार्ल्स मैकलेन एंड ऑप्शन सी H राइफा। देखो, जब अगर आपने गेम्स थ्योरी पढ़ी है तो आपने ना इनके नाम पढ़े होंगे, पर आपने चार्ल्स मैकलेन का नाम नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये गेम थ्योरी से एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि ही इज एसोसिएटेड विथ सिस्टम्स थ्योरी। ठीक है,
बाकी शेलिंग, शुबिक एंड राइफा ये की कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं गेम थ्योरी के, बट चार्ल्स मैकलेंडी सिस्टम थ्योरी से एसोसिएटेड है, ना कि गेम थ्योरी से। तो राइट आंसर हमें क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्वेश्चन 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल फैक्टर ऑफ नेशनल पावर? अब नेशनल पावर का सबसे स्टेबल फैक्टर कौन सा है? लीडरशिप, पब्लिक ओपिनियन, टेक्नोलॉजी या फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन? अब फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो। नेशनल पावर का, एक किसी भी राज्य की पावर का सबसे स्टेबल फैक्टर कौन सा है? लीडरशिप, पब्लिक ओपिनियन, टेक्नोलॉजी या फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन? क्या लगता है आपको? स्टेबल, अगेन रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, ठीक है ना? हमसे स्टेबल पूछा गया है, तो क्या लीडरशिप हमेशा स्टेबल रह सकती है? क्या सबसे स्टेबल फैक्टर है ये? नहीं। क्या लोगों की ओपिनियन, लोगों की मत चेंज नहीं हो सकती? क्या वो एक स्टेबल फैक्टर कंसीडर कर सकते हो आप राज्य की पावर का? आई डोंट थिंक सो। टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी स्टेबल फैक्टर है? नहीं, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ज्योग्राफिकल लोकेशन। किसी भी राज्य की पावर का जो एक सबसे स्टेबल फैक्टर है वो है कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इंडिया की ही, तो इंडिया के लिए सबसे स्टेबल ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है? कि उसकी लोकेशन, कि भाई इंडिया एक पेनिनसुला है, 3 टाइप से पानी है, फिर ऊपर वी हैव हिमालयाज। तो इंडिया की जो एक प्रोटेक्शन है, जो चाइना के साथ भी अगर जो इंडिया का बॉर्डर शेयर हो रहा है, तो बीच में हिमालयाज आ रहे हैं, ठीक है? तो ज्योग्राफिकल लोकेशन एक सबसे स्टेबल फैक्टर माना जाता है नेशनल पावर का। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 148, एनपीटी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात हो रही है यहाँ पर। कौन से साल में आई थी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? देखो, एनपीटी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1968, ठीक है ना? 1968 में आई थी और एनफोर्स किया गया था इसको 1970 में। पर हमसे पूछा है एग्जिस्टेंस कब बनी थी, तो बनी थी 1968 में जब सबके सिग्नेचर हो गए थे, पर इसको लागू किया गया था 1970 में, ठीक है? सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, 1968. प्लीज डू रिमेंबर, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी came into existence in 1968 and was enforced in the year 1970. Now moving on to question number 149. Who said that the League of Nations is a loose federal union? अब लीग ऑफ नेशंस को, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई थी, उसको एक लूज फेडरल यूनियन किसने कहा? ऑप्शन ए पिटमैन बी पॉटर, ऑप्शन बी जी हार्डी, ऑप्शन सी ओरांस्की या ऑप्शन डी डीजे हिल्स? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर अगर आपने लीग ऑफ नेशन या उसके क्रिटिक्स पढ़े हैं तो लीग ऑफ नेशन को एक लूज फेडरल यूनियन कहने वाले जो विचारक थे वो थे पिटमैन बी पॉटर। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, पिटमैन बी पॉटर। क्वेश्चन 150, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? टोटल कितने स्टैट्यूट है आईसीजे में? अब ये भी अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, इफ यू नो यू नो एंड इफ यू डोंट नो यू डोंट नो। तो देखो, देयर आर टोटल 70 स्टैट्यूट इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? 70 आर्टिकल्स हैं जो 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है इन टोटल, ठीक है? प्लीज डू रिमेंबर इट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। सो लेट अस टेक अ क्विक ब्रेक and I'll be just right back here. Yes, so we are back and let us begin question number 151. Which thinker has defined international politics as struggle for power? अब देखो, struggle for power in terms of international politics, now एक जो रियलिज्म के फादर जिन्हें हम मानते हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है, ठीक है? एंड द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मॉर्गनथाउ। इनका पूरा नाम है हेंस जे मॉर्गनथाउ और इन्होंने ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्ट्रगल फॉर पावर कहा है। मॉर्गनथाउ फादर ऑफ रियलिज्म भी कहे जाते हैं, ठीक है ना? तो इनको हम रियलिज्म के जनक के रूप में भी जानते हैं एंड इन्होंने ही जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको पावर से रिलेट किया है कि स्ट्रगल फॉर पावर ही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 152, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी? अब यहाँ से क्वेश्चन फॉरेन पॉलिसी के हैं कि इनमें से कौन से फॉरेन पॉलिसी का डिटर्मिनेंट नहीं है? ऑप्शन ए पॉपुलेशन, ऑप्शन बी ज्योग्राफी, ऑप्शन सी नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑप्शन डी डिप्लोमेसी। फॉरेन पॉलिसी का डिटर्मिनेंट, ऐसी चीज जो फॉरेन पॉलिसी को
फ्रेम करने में हेल्प करती है। तो इनमें से क्या नहीं है वो चीज, वो हमें बतानी है। इज इट पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज और डिप्लोमेसी? देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो नहीं है ना, वो है ऑप्शन नंबर डी, डिप्लोमेसी। क्यों है डिप्लोमेसी? क्योंकि जो डिप्लोमेसी होती है ना, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग फॉरेन पॉलिसी। यानी जब हम फॉरेन पॉलिसी को लागू करते हैं उस वक्त डिप्लोमेसी को एज अ टूल यूज किया जाता है। ये फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए एक डिटर्मिनेंट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हालांकि पॉपुलेशन, ज्योग्राफी और रिसोर्सेज जो है ये डिटर्मिनेंट्स है जब हम फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी देख लो। निम्नलिखित में से कौन से एक विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? ठीक है ना, जनसंख्या, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन या फिर कूटनीति। So the right answer here is option number D. Clear? Now question number 153. How many non-permanent members are there in United Nations Secretary Council? तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल में कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं आपको वो बताना है। अब नाउ दिस इज पर्टिकुलरली एन इजी क्वेश्चन। मैं ये मानूंगी अगर आपने यूनाइटेड नेशन पढ़ा है तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, 10। अब देखो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल या फिर यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो हर 2 साल की टर्म्स पे इलेक्ट किए जाते हैं। इज इट क्लियर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10 मेंबर्स। देन क्वेश्चन 154, नॉन अलाइनमेंट मीन्स। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है? ए, न्यूट्रलिटी, बी, आइसोलेशन, सी, नॉट अलाइनिंग विद एनी पावर ब्लॉक्स, या डी, नन ऑफ दीज। हिंदी में भी देख लो इसको। जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। सी द राइट आंसर हियर इज नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है? क्या न्यूट्रलिटी यानी आप न्यूट्रल रहे, या फिर आइसोलेशन आप सबसे अलग रहे, या फिर आप किसी पावर ब्लॉक के साथ अलाइन ना हो, या इनमें से कुछ भी नहीं। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि एक पॉलिसी थी, नॉन अलाइनमेंट एक पॉलिसी थी जिसको अडॉप्ट किया गया था न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस के द्वारा। एंड कोल्ड वॉर के टाइम्स पे जो ब्लॉक थे, ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए, उनके बीच में से किसी एक को ना चुनना ही थी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 155, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर सिचुएटेड है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी वॉशिंगटन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी हेग। I am hoping that you might be knowing this answer if you have studied International Court of Justice. And let me tell you, जिनको नहीं भी पता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में सिचुएटेड है। ठीक है ना, ये एक मेजर यूएन जो आईसीजे है, ये एक मेजर यूएन ऑर्गन है, और केवल यही एक मेजर यूएन ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड नहीं है, बल्कि कहाँ सिचुएटेड है? हेग में। क्लियर? देन क्वेश्चन 156, विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द स्टार वॉर्स प्रोग्राम। अब स्टार वॉर प्रोग्राम से कौन सा देश एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी रशिया एंड ऑप्शन डी फ्रांस। अच्छा, स्टार वॉर्स क्या है बेसिकली? इफ यू डोंट नो देन लेट मी जस्ट टेल यू। स्टार वॉर्स एक पॉपुलर नाम है स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव का, जो कि कौन से देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए यूएसए में। ठीक है, तो स्टार वॉर्स क्या है? स्टार वॉर्स एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था यूएसए का। इसको रोनाल्ड रीगन ने प्रपोज किया था। ठीक है ना, रोनाल्ड रीगन ने इस स्टार वॉर्स इनिशिएटिव को प्रपोज किया था, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद यूएसए। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 157, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड चेंज्ड इनटू। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड कैसे डिवाइड हुआ या कैसे चेंज हुआ? यूनिपोलर यानी एक पावर निकल करके आई, या फिर बायपोलर 2 पावर्स निकल करके आई। वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, उसके बाद मल्टीपोलराइजेशन यानी बहुत सारी अलग अलग पावर्स, या फिर लूज बायपोलराइजेशन। व्हाट डू यू थिंक? सी दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली वेरी सिंपल। ठीक है ना, तो जो वर्ल्ड चेंज हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो हुआ था ऑप्शन बी, बायपोलराइजेशन, यानी एक ब्लॉक यूएसए एंड द अनदर ब्लॉक वाज यूएसएसआर। ठीक है, उसमें ये डिवाइड हुआ था। Then question number 158, the UN Economic and Social Council has dash members. UN Economic and Social Council के कितने members हैं? See if you have studied United Nation तो फिर उसमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है ना। तो UN
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, लेट मी जस्ट डायरेक्टली टेल यू द आंसर क्योंकि काफी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 54। ठीक है, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं टोटल? 54 मेंबर्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देन 159, आसियान वॉज फॉर्म्ड इन। अब आसियान कौन से टाइम पे बना था ये आपको बताना है विद मंथ। तो करेक्ट मंथ के साथ आपको बताना है कि आसियान की फॉर्मेशन कब हुई थी। अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1967 में आसियान को एस्टैब्लिश किया गया था, आसियान डिक्लेरेशन या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन होने के बाद। ठीक है, तो आसियान बैंकॉक डिक्लेरेशन के साइन होने के बाद एस्टैब्लिश की गई थी इन द ईयर 1967 इन द मंथ ऑफ अगस्त। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 160, द CECA Comprehensive Economic Cooperation Agreement was formally announced to boost bilateral ties between। अब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट किन दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था इंडिया के द्वारा? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इंडिया वियतनाम, ऑप्शन बी इंडिया म्यांमार, ऑप्शन सी इंडिया मलेशिया एंड ऑप्शन डी इंडिया सिंगापुर। सी, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन अग्रीमेंट है ये साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी। सो प्लीज रिमेंबर द CECA was formally announced to boost bilateral trade between इंडिया एंड सिंगापुर। क्लियर? अब ये क्वेश्चंस देखो काफी फैक्चुअल है ना, इसमें आप गेस वर्क नहीं लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 161, The Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship 1950 was criticized by the Nepali Maoists because of। अब इंडो नेपाल ट्रीटी जो हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, उसको नेपाली माओइस्ट ने क्रिटिसाइज क्यों किया था? इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए, अनइक्वल नेचर ऑफ ट्रीटी, ऑप्शन बी, राइजिंग एजर्शन ऑफ नेपाली आइडेंटिटी, ऑप्शन सी, पॉलिसी ऑफ इक्वी डिस्टेंस विद चाइना, या फिर डी, ऑल ऑफ दीज। I want the students of Hindi medium to look at the answer, sorry the question। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। और अगर आप इसमें गेस वर्क भी करोगे ना तो वो भी चल सकता है, बिकॉज इवन द गेस वर्क वुड बी राइट। सी, द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप को नेपाली माओइस्ट ने क्रिटिसाइज इसलिए किया था क्योंकि उनको लगा कि ये ट्रीटी जो है वो अनइक्वल है। ठीक है, यहाँ पे नेपाली आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हद तक दबाया जा रहा है, फिर चाइना से इक्वल डिस्टेंस रखने की पॉलिसी, तो ये तीनों ही चीजें इन्वॉल्व थी एज अ क्रिटिसिज्म। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। क्वेश्चन 162, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द 4 कॉन्टिनेंट पीस इनिशिएटिव ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ऑफ 1984। अब इनमें से कौन से लीडर ने 4 कॉन्टिनेंट पीस इनिशिएटिव ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट 1984 में पार्टिसिपेट नहीं किया था? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट राउल अल्फोंसन, ऑप्शन नंबर बी, PM एंड्रियास पापन एंड्रियास, ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट जियाउल हक, या ऑप्शन डी, PM इंदिरा गांधी। तो इन चारों में से किसने 4 कॉन्टिनेंट पीस इनिशिएटिव ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था? एक बार हिंदी में भी देख लो इसको। This is the question. See, the right answer here is President Ziaul Haq। President Ziaul Haq ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इन दिस 4 कॉन्टिनेंट पीस इनिशिएटिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ऑफ 1984। ठीक है, और ये जो है ना ये 4 कॉन्टिनेंट पीस इनिशिएटिव, ये जॉइंट इनिशिएटिव था किसके द्वारा? लीडर्स ऑफ what countries? India, let me just write it here, India, Greece, Sweden, Tanzania, Mexico and Argentina। ठीक है, तो ये जो 4 कॉन्टिनेंट पीस इनिशिएटिव था ये इंडिया, ग्रीस, स्वीडन, तंजानिया एंड मेक्सिको और अर्जेंटीना के लीडर्स द्वारा चलाया गया था और इसमें प्रेसिडेंट जियाउल हक शामिल नहीं थे। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन 163, assertion है although China invested large capital in Pakistan, yet Chinese reconsider their policies which has led to a reduction in the importance of Pakistan। Reason है the growing Islamic fundamentalism in Xinjiang with collaboration of Taliban and Al-Qaeda is visible today। तो अब
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, एक बार हिंदी में भी पढ़ लो इसको। यद्यपि चीन ने पाकिस्तान में भारी पूंजी निवेश किया, लेकिन चीनियों ने अपनी नीतियों पर पुनर्विचार किया, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान का महत्व घटा है। अब इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? ठीक है, जिंजियांग में बढ़ती इस्लामिक कट्टरता में तालिबान और अलकायदा का हाथ आज स्पष्ट दिखता है। क्या ये इसकी सही वजह है, इस स्टेटमेंट की सही वजह है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है ना? तो इसका जो सही आंसर है, आई एम होपिंग कि आप इसको सही भी गेस कर रहे हो, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आर यानी जो रीजन है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो, पाकिस्तान के साथ चाइना ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, स्पेशली सीपीईसी में, पर स्टिल चाइना जो है जब पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी बनाता है तो उस पर रीथिंकिंग करता है। उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि पाकिस्तान के भी जिंजियांग रीजन में, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी काफी है, वहां पर भी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म देखा गया है, सपोर्टेड बाय तालिबान एंड अलकायदा। इसीलिए चाइना जो है पाकिस्तान को जब भी कंसिडर करता है तो उसको उसकी पॉलिसी को रिविजिट करता है बार बार। इज इट क्लियर? सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 164, व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ट्रीटीज गिवन बिलो? अब आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है, ठीक है, ईयर के हिसाब से। फर्स्ट इज सीटीबीटी, सेकेंड इज लैंडमाइन बैन ट्रीटी, थर्ड इज वेपन केमिकल वेपन्स अग्रीमेंट, या फिर इनडेफिनेट एक्सटेंशन ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब दिस आई कैन से इज काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ईयर का मालूम होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको इनके ईयर्स नहीं पता तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व करने में। ठीक है, तो एक बार जरा फटाफट से हम लिख लेते हैं। सीटीबीटी कब आई थी? सीटीबीटी वाज देयर इन द ईयर 1966। उसके बाद लैंड्समाइन बैन ट्रीटी 1997 आई गेस, या 1997 में आई थी। ओके, देन वी हैव दिस केमिकल वेपन्स, इट वाज इन 1993। Just a second. Yeah. Then this indefinite extension of ये NPT कब हुआ था? ये हुआ था 1995 में। तो अब आप देखो, आपको इसको असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल में लगाना है, यानी सबसे पहले से सबसे बाद वाला। ठीक है, so what will be the right answer here? The right answer here is option number B, 1993. Just a second. This is this. Wait, CTBT was not 1996. It is 1996, not 1966. Okay, just correct the mistake here again. Just a second. देखो, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हो गया। CTBT was 1996, ठीक है। देन लैंड्समाइन बैन ट्रीटी was 1997। उसके बाद केमिकल्स वेपन ट्रीटी was 1993 एंड देन एक्सटेंशन ऑफ NPT was 1995। अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे छोटे से सबसे ज्यादा में। सो सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर 3, 1993। उसके बाद आएगा 1995, देन 1996 एंड देन 1997। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो ये ईयर्स भी जो है ट्रीटी के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आई थिंक यू माइट हैव गॉट दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 165, which of the following determinants of Indian foreign policy is not the reason for de facto recognition of Israel by India before 1980? Option number A, economic factor. Option number B, pluralistic nature of Indian society. Option number C, historical tradition of India. या option number D, ideology of Indian nation. Have a look at it. 1980 में पूर्व भारत द्वारा इजराइल को वास्तविक मान्यता प्रदान करने के कारण में भारतीय विदेश नीति का कौन सा एक निम्नांकित निर्धारक नहीं है? ठीक है, आर्थिक कारक, भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति,
भारत की ऐतिहासिक परंपरा या फिर भारतीय राष्ट्र की विचारधारा? सो यू हैव टू आंसर दिस, हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। तो यहाँ पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कौन सा ऐसा रीजन नहीं है जो रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल बिफोर 1980 को सपोर्ट करता हो? ठीक है, क्या इकोनॉमिक फैक्टर रिलेटेड है एनी हाउ इजराइल से? नॉट एट ऑल। क्या प्लूरलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इस चीज का रीजन हो सकता है कि इंडिया ने इजराइल को 1980 से पहले रिकॉग्निशन क्यों नहीं दी? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया इज नॉट रिलेटेड टू एनी हाउ इजराइल। तो यहाँ पर आप सोचोगे भी थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया ने what was the determinant of Indian policies, not the following, sorry, not the reason for de facto recognition of Israel by India before। तो 1980 से पहले भारत ने इजराइल को मान्यता क्यों नहीं दी थी एज ए फॉरेन पॉलिसी, उसका रीजन आपको बताना है। और उसका आंसर साफ है कि इंडिया की जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, जहां लोग मिल करके रहे। बट इजराइल की वो आइडियोलॉजी नहीं थी और सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस चलते हुए ही या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण ही क्या था, ये जो आपका इजराइल को इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो द रीजन इज आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशन। मतलब हमें यहाँ पर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन। यस, हाँ, या द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the countries was not a member of commission appointed by UN Security Council to solve the Kashmir dispute? अब इनमें से कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है उस कमीशन की जिसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपॉइंट किया था कश्मीर इशू डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए? ए यूएसएसआर, बी अर्जेंटीना, सी यूएसए या डी कोलंबिया। इन चारों में से कौन सी वो कंट्री नहीं थी? अगेन, कौन सी वो कंट्री नहीं थी जिनको अपॉइंट किया गया था? सी, अगर आपको कोलंबिया या अर्जेंटीना में से कोई आंसर लग रहा है तो वो गलत होगा, बिकॉज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूएसएसआर। ठीक है, वो भी रीजन ये है कि जब ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने 1948 में जो मेंबर्स को चुना था कश्मीर डिस्प्यूट पर बात करने के लिए, ठीक है, वो थे चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, बेल्जियम, कोलंबिया एंड यूएसए। ठीक है, तो प्लीज डू रिमेंबर द फैक्ट कि कश्मीर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 1948 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन सिप ने इन कंट्रीज को यानी चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, बेल्जियम, कोलंबिया, यूएसए को चुना था। यूएसएसआर उसका हिस्सा नहीं था। क्लियर? क्वेश्चन 167, हॉटलाइन इन इंटरनेशनल रिलेशन मीन्स। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में हॉटलाइन का क्या मतलब है? फास्ट ईमेल ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक, to send graphic material via DCL, direct communication between head of state or governments, or all of these. Read the question in the Hindi language as well. अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हॉटलाइन का तात्पर्य क्या है? Read the options. चलो, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, पढ़ा भी होगा आपने इन इंटरनेशनल रिलेशन। देखो, हॉटलाइन जो कॉन्सेप्ट है वो इन तीनों स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि हॉटलाइन क्या होता है, बेसिकली एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक होता है बिटवीन हेड ऑफ स्टेट टू द अदर पीपल, ताकि वॉर को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये जो हॉटलाइन है ये बेसिकली कम्युनिकेशन लिंक है बिटवीन हेड ऑफ स्टेट्स, यानी जो राज्य के अलग अलग जो भी वी कैन से ऑफिशियल्स हैं, चाहे प्रेसिडेंट लीड करें या प्राइम मिनिस्टर लीड करें, तो उनके बीच के कम्युनिकेशन लिंक को हम इंटरनेशनल रिलेशंस में हॉटलाइन कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन 168, इंडो बांग्लादेश रिलेशंस हैव बीन स्ट्रेन्ड ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन इनमें से किस रीजन की वजह से खराब हुए हैं? ऑप्शन ए, डिसएग्रीमेंट ओवर द क्लेम ऑफ एडवर्स एनक्लेव्स, क्या एनक्लेव्स के डिसएग्रीमेंट के ऊपर, या फिर टू कंस्ट्रक्ट द अखोरे अगरतला लिंक, क्या इस पर डिस्प्यूट है, या फिर टू सेट अप बॉर्डर मार्केट अलॉन्ग विद बांग्लादेश मेघालय बॉर्डर, या फिर डिस्प्यूट ऑफ तीस्ता रिवर वाटर। तो इंडिया बांग्लादेश में इनमें से किस को लेकर के एक डिस्प्यूट है? क्या तीस्ता रिवर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के है, या फिर एक मार्केट बनाने के ऊपर है जहां बांग्लादेश मेघालय के बॉर्डर पर, या फिर अखोरे अगरतला लिंक के ऊपर, या फिर एनक्लेव्स के ऊपर? सी, वी ऑल नो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगर कोई इशू है तो वो पानी को लेकर के, स्पेशली
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ तीस्ता रिवर वाटर इज द मेजर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, distribution of Teesta River water. Clear? Question 169. Each state now goes to great lengths to manipulate media images of the conflict, and journalists have effectively been transformed from observers to active participants. Reason है, media warfare is setting agendas and manufacturing consents. अब आपको बताना है कि आजकल हर राज्य बहुत लंबी ग्रेट हाइट्स या ग्रेट लेंथ्स तक जा रहा है लोगों को मैनिपुलेट करने में थ्रू मीडिया, और इससे क्या है, जर्नलिस्ट ना ही मतलब जर्नलिस्ट जो है वो इफेक्टिवली ना ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं गवर्नेंस में। तो ये एक एजर्शन है, और उसका रीजन क्या है कि भाई मीडिया वॉरफेयर जो है ये एजेंडा सेटिंग कर रहा है, कंसेंट्स, लोगों की कंसेंट को मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ लो। व्हाट आर द स्टेटमेंट्स? अब प्रत्येक देश संघर्ष की मीडिया छवियों की काफी हद तक छेड़छाड़ करता है, और पत्रकार वास्तव में पर्यवेक्षकों से सक्रिय प्रतिभागियों में तब्दील हो चुके हैं। कारण क्या है, मीडिया युद्ध शैली कार्यसूचियों का निरूपण तथा सहमतियों का निर्माण करने लगी है। What do you think should be the right answer here? Read the question again and understand that, because understanding the question is the main thing over here in your exam. तो देखो यहाँ पर ना assertion तो जो है वो है, उसका रीजन भी सही है। So the right answer here is option number A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of the assertion. Is it clear? Moving on. Question 170. Which organization along with USDFC has announced a USD 41 million loan guarantee for rooftop solar projects in India? तो भाई अब किस ऑर्गेनाइजेशन ने USDFC के साथ मिल करके $41 मिलियन का लोन गारंटी किया है रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया को? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको बताना है। See, the right answer here is not World Bank, not IMF, and not New Development Bank. The answer is USAID. Is it clear? USAID ने 41 मिलियन लोन गारंटी किया है रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। दिस इज, आई वुड से, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, तो थोड़ा सा करंट अफेयर से भी अपडेट रहना है। Now, which two organizations are planning to launch a platform for advising poor countries on climate change funding? अब कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्लान कर रही हैं ताकि पुअर कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज की फंडिंग के ऊपर एडवाइस किया जा सके? तो कौन सी है वो ऐसी दो ऑर्गेनाइजेशंस, वो बतानी है। अब ये भी अगेन करंट अफेयर बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन, बट द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाह रही है जहां पर पुअर कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज की फंडिंग के ऊपर एडवाइस किया जा सकेगा। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 172. What is the name of the program of WHO that aims to fund young people's idea to combat COVID-19 impact? अब चलो रीड इट इन हिंदी ऑल्सो। कोविड-19 के प्रभाव से लड़ने के क्रम में युवा लोगों के विचारों का वित्त पोषण करने के लक्ष्य लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यक्रम का क्या नाम है? So you have to tell you that. So you have to tell this कि what is it, है ना, क्या है उस प्रोग्राम का नाम जो स्टार्ट किया गया है WHO द्वारा, एंड दैट एम्स टू फंड यंग पीपल्स आइडियाज। सी द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन है उस प्रोग्राम का नाम। क्वेश्चन नंबर 173. टू काउंटर चाइनाज डोमिनेंस, ट्रेड मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया लॉन्च्ड SCRI. व्हाट इज SCRI? भाई अब देखो, चाइना की डोमिनेंस के लिए, मतलब उसको काउंटर करने के लिए इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने SCRI लॉन्च किया है। क्या है उसकी फुल फॉर्म? ऑप्शन नंबर ए, स्विचिंग टू कॉमर्स रेजिलियंस इनिशिएटिव, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, स्मार्ट चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, या फिर स्मार्ट कॉमर्स रेजिलियंस इनिशिएटिव। I am assuming that this is comparatively an easy one. The right answer here is सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। चाइना की डोमिनेंस स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो ट्रेड मिनिस्टर्स ने इस चीज को
इसको लॉन्च किया है। एंड एस हियर स्टैंड फॉर सप्लाई चेन, नॉट स्विचिंग, नॉट स्मार्ट कॉमर्स। क्लियर? द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Question 174. Nuclear football, which was making news recently, is associated with which country? अब न्यूक्लियर फुटबॉल का कॉन्सेप्ट किस कंट्री से रिलेटेड है? इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द करंट अफेयर्स प्रॉपरली, सो यू वुड हैव नोन कि ये न्यूक्लियर फुटबॉल क्या है। देखो, ये बेसिकली न्यूक्लियर फुटबॉल एक ब्रीफ केस है छोटा सा, जहां पर कोड्स मेंशन है या कोड्स है वहां पर फॉर न्यूक्लियर स्ट्राइक यूज्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फुटबॉल एक छोटा सा बेसिकली आप कह सकते हो ब्रीफ केस है विच कंसिस्ट ऑफ द कोड्स ऑफ न्यूक्लियर स्ट्राइक्स यूज्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट। तो ये एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर सी यूएसए से। ठीक है, न्यूक्लियर फुटबॉल इज एसोसिएटेड विद यूएसए। अगेन दिस वाज अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन जो आया है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 175, व्हिच कंट्री हैज बिकम द फिफ्थ कंट्री टू साइन अप इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो कौन सी ऐसी पांचवी कंट्री बनी है भाई जिसने सोलर अलायंस साइन किया है? ऑप्शन है इजराइल, इंग्लैंड, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। द राइट आंसर हियर इज, दिस इज अगेन करंट अफेयर बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है ना? अब तो खैर दिस करंट अफेयर हैज बीन ओल्ड इनफ, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, राइट? तो फिफ्थ कंट्री जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया है वो है जर्मनी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 176, the first G20 cultural ministers meeting was held in July 2021 virtually due to COVID pandemic in which country? अब पहली G20 की कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग जो जुलाई 2021 में वर्चुअली हुई थी वो किस कंट्री में हुई थी वो पूछा गया है यहाँ पर। देन ऑप्शंस आर ईरान, इटली, इंडिया एंड इंडोनेशिया। सो दिस इज अगेन करंट अफेयर बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली। ठीक है, इटली में G20 की कल्चरल मीटिंग हुई थी वर्चुअली ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। ठीक है, तो मीटिंग वर्चुअल थी। नाउ 177, member nation of IMF have approved the injection of what amount to help countries with mounting debt and economic fallout because of COVID-19 pandemic? तो COVID-19 पैंडेमिक के टाइम मेंबर नेशन ऑफ IMF ने अप्रूव किए थे इंजेक्शंस कितने अमाउंट के, वो आपको बताना है। अगेन ये आपका एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, $650 billion. Clear? Moving on. The ICT Working Group of India with which country launched a report titled Future of Connectivity in India? अभी आपको बताना है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप जो है इंडिया का, उसने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर के इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है जिसका टाइटल है फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया। सी अगेन द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड on Kenneth Walt's argument concerning the stability of bipolar system as compared to multipolar system? अब भाई किसने केनेथ वॉल्ट के आर्ग्यूमेंट के ऊपर अपने विचार दिए हैं कंसर्निंग द स्टेबिलिटी ऑफ बायपोलर सिस्टम? बायपोलर सिस्टम यानी दो पावर ब्लॉक किसी सिस्टम में, एज कंपेयर टू मल्टीपोलर सिस्टम। सो यू हैव टू टेल दिस। ऑप्शन इज स्टैनले हॉफमैन, ऑप्शन बी चार्ल्स किंडलबर्गर, बर्गर और बर्जर, whatever you like to pronounce it. Then option C, John Mearsheimer, and option D, John Geddes. See, the right answer here is option number C, that is John Mearsheimer. Clear? इन्होंने केनेथ वॉल्ट का ये जो आर्ग्यूमेंट था कि स्टेबिलिटी किस तरह से होनी चाहिए बायपोलर सिस्टम की एज कंपेयर टू मल्टीपोलर सिस्टम, ठीक है, तो केनेथ वॉल्ट के इस स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन किया था जॉन मर्शीमर ने। ठीक है, now question 180, which of the following statement is not true? Security dilemma is an important paradox of the state system. Arms race increases insecurity of states. Arms control is a solution, and standing armies contribute to security of all. तो आपको इनमें से गलत स्टेटमेंट्स बतानी है, इनमें से कोई दो स्टेटमेंट्स गलत हैं। ठीक है, एक बार लेट अस क्विकली लुक एट द क्वेश्चन इन हिंदी ऑल्सो। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य व्यवस्था में सुरक्षा का द्वंद एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है। एंड देन शस्त्रों की होड़ राज्यों की असुरक्षा अभिवृद्ध करती है, या फिर शास्त्र नियंत्रण एक हल है, या फिर लामबंद तैयार सेनाएं सभी की सुरक्षा अभिवृद्ध करती हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है।
क्या लगता है आपको? थोड़ा सा सोच लो। देखो यहाँ पे क्लियरली सिक्योरिटी डायनामिक इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स स्टेट सिस्टम का ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना, कि कैसे खुद को सिक्योर बनाया जाए, ये एक अभी भी एक पैराडॉक्स है। आर्म्स रेस जो है, यानी कि जो आपके शस्त्र है, जो आर्म्स होते हैं, उसकी जो रेस लग गई है, इससे देश में इनसिक्योरिटी हो रही है, मतलब वर्ल्ड की स्टेट्स में इनसिक्योरिटी हो रही है, और हर देश अपने आर्म्स को, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत से मजबूत करना चाहता है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये भी सही है। वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन 3 and 4 विच इज योर ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आर्म्स कंट्रोल सोल्यूशन नहीं है। अगर आप डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करने लग जाओगे तो फिर हर देश एक खतरा बन जाएगी, है ना, दूसरे जो स्ट्रॉन्गर देश है वो खतरा बन जाएगी छोटे देशों के लिए। उसके बाद स्टैंडिंग आर्मी सबकी सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करती है, नॉट अ राइट स्टेटमेंट। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, 3 and 4. Moving on, option 181, question 181. Sorry. According to Kautilya, which one of the following does not fall under the 4 main members of Council of Ministers called Tirthas to assist the king? अब इनमें से कौन शामिल नहीं होता है 4 मेन मेंबर्स ऑफ काउंसिल में, जिसको उन्होंने तीर्था कहा था? तो इसमें से कौन नहीं है? महामात्या, पुरोहित, सेनापति या दुर्गपाल? द राइट आंसर हियर इज दुर्गपाल। ठीक है, जो कि दुर्ग क्या होता है? फोर्ट, है ना, जो फोर्ट की रक्षा करता है, सेवा करता है, कुछ भी आप समझो। ठीक है, सेनापति इंपॉर्टेंट है, पुरोहित इंपॉर्टेंट है, महामात्या इंपॉर्टेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। दुर्गपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर तीर्थास का पार्ट नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 182, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज ऑफ गांधी अंबेडकर डिड नॉट अग्री? अब गांधी के कौन से आइडिया पर अंबेडकर ने अग्री नहीं किया था? ऑप्शन ए स्वराज, ऑप्शन बी नॉन वायलेंस, ऑप्शन सी ट्रस्टीशिप या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यू माइट थिंक दिस इज अ इजी वन, या फिर कुछ को ये हार्ड भी लग सकता है, कंफ्यूज भी हो सकते हो। देखो, अंबेडकर ने गांधी के इन सभी आइडियाज से अग्री नहीं किया था। ठीक है ना, अंबेडकर गांधी जी से डिसअग्री हुए थे क्योंकि उनके जो स्वराज का जो नेचर था वो बड़ा ही स्पिरिचुअल था। ठीक है, जो उनका नॉन वायलेंस था वो दलित राइट्स के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि जो दलित लोग थे उनको काफी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी अपने लिए। ठीक है, फिर पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट था ट्रस्टीशिप का भी। ठीक है, कि भाई जो अमीर लोग होंगे वो अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति जो है वो गरीबों में बांट देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी बेसिकली अंबेडकर ने अग्री नहीं किया था गांधी जी के साथ। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 183, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नॉट ऑथर्ड बाय जे.एस. मिल? अब जे.एस. मिल ने इनमें से कौन सी किताब को नहीं लिखा है? ऑन लिबर्टी, सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, यूटिलिटेरियनिज्म या फिर ऑप्शन सी ब्रिटिश इंडिया। अब देखो, जेम्स मिल ने ऑन लिबर्टी लिखी है क्योंकि इन्होंने लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने सब्जुगेशन ऑफ वुमेन भी इनका ही वर्क है, यूटिलिटेरियनिज्म भी इनका ही वर्क है, पर ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश इंडिया जे.एस. मिल द्वारा ऑथर्ड नहीं है। ठीक है, ये जो किताब है ये जे.एस. मिल के फादर जेम्स मिल ने लिखी है। ठीक है, एंड जे.एस. मिल का पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। इनके फादर थे जेम्स मिल, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी। क्लियर? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन 184, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? अब एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी चीज रेवोल्यूशन का कारण नहीं है? ऑप्शन ए द अनप्रिंसिपल्ड कैरेक्टर ऑफ पॉपुलर लीडर्स, ऑप्शन बी व्हेन डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडन्स, when the ruling class mistreats the masses, या ऑप्शन डी when the ruler invests terror and brings distant dangers near। तो भाई आप देखो, पढ़ लो एक बार हिंदी में भी, कि निम्न में से कौन से अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है? सार्वजनिक नेताओं का असैद्धांतिक चरित्र, जब अमीर एवं निर्धन के बीच असमानता बढ़ जाती है, जब शासक वर्ग आम जनता से दुर्व्यवहार करता है, या जब शासक आतंक का सर्जन कर दुरुस्त खतरे को निकटस्थ में प्रस्तुत करता है। आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर एनी ऑफ द मिसप्रोनाउंसिएशन हियर, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू प्रोनाउंस इट। चलो अब इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा एक ऑप्शन रेवोल्यूशन का कारण नहीं है? The right option here is option number D, when the ruler invests terrors and brings distance danger near.
एरिस्टोटल के अगेंस्ट नहीं, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सॉरी, वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी मतलब गरीब और अमीर के बीच की जो इनइक्वालिटी है, और डिस्पैरिटी एज, ये प्राइमरी रीजंस है लोगों के रिवोल्ट करने के, ठीक है ना। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि राजा जब लोगों के दिमाग में डर बिठा रहा है तो उस वजह से लोग रिवोल्ट करेंगे, ये स्टेटमेंट उनकी नहीं है, ना उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। हालांकि हाँ, रूलिंग क्लास जब मासेस को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती या फिर अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ता रहता है, ठीक है, तो ये सारे उन्होंने रीजंस दिए हैं रिवोल्ट के, नॉट ऑप्शन नंबर डी। सो राइट हियर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 185, which of the following is not correct about scheme of education by Plato? अब scheme of education by Plato में कौन सा सही नहीं है? सबसे पहला, it was for the guardian class only, education सिर्फ guardian class की थी। फिर ऑप्शन बी, it was in private hands totally, education जो थी वो सिर्फ private hands में थी। ऑप्शन सी, it was to make an ideal state, education एक ideal state बनाने के लिए थी। या फिर ऑप्शन डी, it was for making people virtuous, यानी लोगों को वर्चुअस बनाने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए एजुकेशन थी। अब इनमें से हमें बताना है कौन सी नहीं थी, मतलब विच रीजन वाज नॉट देयर, ठीक है, स्कीम ऑफ एजुकेशन में क्या नहीं आता एज पर प्लेटो। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो प्राइवेट हैंड्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट प्लेटो ने एडवोकेट किया था कि एजुकेशन को स्टेट कंट्रोल करेगी। हमने पढ़ा भी था अपने लेक्चर में कि प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन किसके द्वारा कंट्रोल की जानी चाहिए, स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, ना कि प्राइवेट लोगों के द्वारा। क्लियर, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बिकॉज हमसे पूछा गया है क्या गलत है, ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर 186, अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स द प्राइमरी गुड्स ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर ऑल ऑफ दिस। जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग प्राइमरी गुड्स ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? जॉन रॉल्स के अनुसार लोगों के लिए प्राथमिक सद्य वस्तुओं में निहित है इनमें से कौन सा? सी द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। जॉन रॉल्स के लिए राइट्स, लिबर्टीज, अपॉर्चुनिटीज, इनकम और सोशल बेसिस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट सभी इंपॉर्टेंट थे एज प्राइमरी गुड्स ऑफ पीपल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 187, which one of the following thinkers emphasized on both negative and positive sides of understanding the real meaning of liberty? अब किसने पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी दोनों को एम्फसाइज किया है, कौन से थिंकर ने? J.S. मिल, T.H. ग्रीन, इसाया बर्लिन, या फिर जॉन लॉक? देखो वेरी इजी, इफ यू हैव स्टडीड टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जिसको दिया था इसाया बर्लिन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। इनका जो फेमस ऐसे था वो था टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जहां पर इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों को ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 188, अकॉर्डिंग टू मनु हाउ मेनी गॉड्स आर कंबाइंड टुगेदर विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ विराट पुरुष दैट इज द किंग? अब किंग में टोटल कितने गॉड्स होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 11? वी हैव स्टडीड दिस जब हमने मनु और मनुस्मृति को डिस्कस किया था, ठीक है। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी 8। तो मनु के अकॉर्डिंग एक राजा में 8 भगवानों का कॉम्बिनेशन होता है, 8 देवों और देवताओं का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 189, द अर्थ इज आवर रियल मदरलैंड, मैनकाइंड आवर नेशन, एंड अ ह्यूमन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज is or ought to be our ultimate political goal. Who narrated this statement? Again ये एक statement based question आपके सामने है कि हमारी जो धरती है ये एक रियल मदरलैंड है, मैनकाइंड हमारा नेशन है, और ह्यूमन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज इज या ought to be हमारे अल्टीमेट पॉलिटिकल गोल है। ये किसने कहा था ये आपको बताना है, एंड यू हैव योर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी सावरकर, ऑप्शन सी अम्बेडकर, या ऑप्शन डी गांधी। नाउ दिस स्टेटमेंट, अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो बहुत आराम से, राइट, बट लेट मी जस्ट टेल यू क्विकली, द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी सावरकर, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये सावरकर ने दी है, जहां उन्होंने बोला कि जो पूरी धरती है ये हमारी रियल मदरलैंड है, हमारी भारत माता है, सॉरी नॉट भारत माता बट हमारी माता है बेसिकली, एंड देन मैनकाइंड हमारा नेशन है। सो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन 190, हु डिफाइंड द टर्म लॉ बाय द फॉलोइंग डेफिनेशन? अब लॉ को इस डेफिनेशन से किसने डिफाइन किया है बताना है आपको।
Law is the expression of the sovereign will in the form of a command of a political society which gets the natural obedience of its member. Read it here once again. विधि शब्दावली की निम्न परिभाषा से किसने कानून को परिभाषित किया है? कानून संप्रभु की इच्छा का आदेश के समान अभिव्यक्तिकरण है जिसके राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक अनुपालन करते हैं. मिल, बेंथम, लॉक या हेगल? See, the right answer here is option number B, जेरेमी बेंथम. जेरेमी बेंथम ने कानून को इस तरह से समझाया था और ये कोर है इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ का, जिसको जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन ने मिलकर के दिया था. ठीक है ना. तो इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ में लॉ की डेफिनेशन ये दी है बेंथम ने, और उनके साथ इस थ्योरी को बनाने वाले जो विचारक थे वो थे जॉन ऑस्टिन. ठीक है. तो इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ वाज गिवन बाय जेरेमी बेंथम एंड जॉन ऑस्टिन. प्लीज डू रिमेंबर दिस. Question 191. While the state exists, there cannot be freedom. Where freedom exists, there will be no state. Whose statement is this? Again, ये एक statement based question है. किसने कहा है भाई? जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता. जहां स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहां राज्य का अस्तित्व नहीं होगा. ये कथन किसका है? Marx, Lenin, Mao or Gramsci? You have to tell the right answer here. And ये स्टेटमेंट को देने वाला जो व्यक्ति था वो था लेनिन. ठीक है. लेनिन ने किताब लिखी थी द स्टेट एंड रेवोल्यूशन. ठीक है. उसमें उन्होंने अल्टीमेट गोल क्या बताया था कि स्टेट होनी ही नहीं चाहिए, स्टेट विल विदर अवे. ठीक है. विदरिंग अवे ऑफ स्टेट उन्होंने डिफाइन किया था द स्टेट एंड रेवोल्यूशन में. सो हियर दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय लेनिन. क्लियर? चलो, मूविंग ऑन. क्वेश्चन 192. Which of the following values is different from the philosophical foundation of liberal democracy? अब इनमें से कौन सी जो वैल्यू है वो philosophical foundation of liberal democracy से अलग है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल लिबर्टी, ऑप्शन बी सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ऑप्शन सी कलेक्टिव ओनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी. निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्य उदार लोकतंत्र के दार्शनिक आधारों से भिन्न है? ठीक है. These are your options. Have a look at it quickly. See, the right answer here is option number C. Individual liberty is a foundational philosophical foundation of liberty. Socio-economic justice भी liberty का foundational principle है. Political equality भी liberty का एक philosophical foundation है. पर collective ownership over the means of production and distribution ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म का फाउंडेशन है, ना कि लिबरल डेमोक्रेसी का. क्लियर? सो दिस इज द आंसर हियर. अब आपको थिंकर्स और उनकी किताबों को फिर से मैच करना है. परेटो, मॉस्का, मिशेल्स एंड शम्पीटर. आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, रूलिंग क्लास, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी. अब आपको थिंकर्स को मैच करना है. देखो, आपको अगर इनमें से कोई भी आता है ना तो फिर आप इसको क्रैक कर लोगे अपने आप. ठीक है. बट लेट मी जस्ट टेल यू कि यहाँ पर परेटो ने लिखा है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स. ठीक है. ये हमने किसी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है आई थिंक. देन बी का जो मॉस्का है उन्होंने लिखी थी द रूलिंग क्लास. मिशेल्स ने लिखी थी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की एंड शम्पीटर ने लिखा था कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी. तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. क्लियर? तो आप थिंकर्स एंड बुक्स को उनके ऑथर्स एंड बुक्स को भी आप अच्छे से पढ़ोगे. ठीक है. क्वेश्चन 194. हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ लिबर्टेरियनिज्म? अब इनमें से लिबर्टेरियनिज्म की आइडियोलॉजी को कौन फॉलो नहीं करता है, कौन एक लिबर्टेरियन नहीं है? बर्लिन, हायक, लास्की या फिर फ्रीडमैन? देखो, यहाँ पर लिबर्टेरियनिज्म के जो फॉलोअर नहीं है ना वो है हैरल्ड जे लास्की. ठीक है. क्योंकि लास्की एक सोशलिस्ट थे या फिर आप कह सकते हैं प्लूरलिस्ट थे, और बर्लिन, हायक, फ्राइडमैन ये लिबर्टेरियन फिगर्स हैं. इन्होंने लिबर्टेरियनिज्म को सपोर्ट किया है. ठीक है. लास्की हालांकि एक सोशलिस्ट या फिर आप कह सकते हो प्लूरलिस्ट थे. क्वेश्चन 195. इन पॉलिटिकल एक्टिविटी men sail a boundless and bottomless sea. There is neither harbor for shelter nor floor for anchorage.
neither starting place nor appointed destination. The enterprise is to keep afloat on an even keel. The sea is both friend and enemy. Whose statement is in? अब देखो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं एग्जाम में, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा अच्छे से। इस स्टेटमेंट को एक बार आप पढ़ लो, ठीक है, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका हिंदी मीडियम है एग्जाम में। डन रीडिंग इट। अब इसका आंसर देखते हैं। देखो पॉलिटिकल एक्टिविटी में मेन जो है वो बाउंडलेस और बॉटमलेस सी में बस सेल कर रहा है, ना उसका कोई हार्बर है, ना ही उसके ऊपर शेल्टर है, ना ही उसके पास कोई जमीन है जहाँ पे वो अपने शिप को एंकर कर लेगा। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी में मेन जो है वो भटक रहा है, ना उसके पास कोई जगह है, ना उसकी कोई डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो सी है यानी इंसान के लिए पॉलिटिक्स कैसा है, एक ऐसी चीज है ना ही जो ना ही तो उसका दोस्त है और ना ही उसका दुश्मन है। ये स्टेटमेंट देने वाले जो विचारक थे वो थे ओक शॉर्ट, ठीक है। तो ओक शॉर्ट ने, माइकल ओक शॉर्ट ने इस मेटाफर को यूज किया था ताकि वो कंजर्वेटिव व्यू ऑफ पॉलिटिक्स दिखा सके इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो दिस वाज द व्यू ऑफ माइकल ओक शॉर्ट। देन क्वेश्चन 196, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी ऑफ आइडियाज इज रिलेटेड विद। नाउ वी नो दैट कि हेजेमनी वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था। Very easy. If you have studied the thinkers, you might know that कि हेजेमनी का कॉन्सेप्ट एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया था, ठीक है ना। और एंटोनियो ग्राम्सी ने इस कल्चरल हेजेमनी की थ्योरी को भी डेवलप करा था, जहां पर वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि रूलिंग क्लास अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए लोगों को मैनिपुलेट करती है, लोगों की सहमति लेती है, ठीक है। तो कल्चरल हेजेमनी का कॉन्सेप्ट एंटोनियो ग्राम्सी का दिया हुआ है एंड इसलिए हेजेमनी ऑफ आइडिया रिलेट करता है एंटोनियो ग्राम्सी से। क्लियर। Then question 197. Which one among the following books is not written by B.R. Ambedkar? अब इनमें से कौन सी किताब B.R. अम्बेडकर ने नहीं लिखी है? Who were Shudras, Wheel of History या Annihilation of Caste या Buddha and his Dhamma? जब हमने B.R. अम्बेडकर को पढ़ा था तो we studied his work and we knew it very well that Wheel of History was not written by Dr. B.R. अम्बेडकर, बल्कि Wheel of History को राम मनोहर लोहिया ने लिखा था, ठीक है। ये किताब राम मनोहर लोहिया की है और बाकी ये तीनों who were Shudras, Annihilation of Caste and Buddha and his Dharma was written by B.R. Ambedkar. Question 198. Which of the following fact is not correct in context of John Rawls theory of justice? अब John Rawls theory of justice में इनमें से कौन सा सही नहीं है? पहला, primacy of procedural justice, support to communism, contractarian social philosophy या फिर concern for social justice। तो जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है आपके पास, प्लीज डू रीड इट इन हिंदी एज वेल। देखो अगर आपने जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ा है, उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ा है ना कहीं, तो आप इसको गेस वर्क से भी सॉल्व कर सकते हो। जॉन रॉल्स के कॉन्सेप्ट में क्या चीज नहीं थी? जॉन रॉल्स ने कम्युनिज्म को कभी सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। उन्होंने जस्टिस सपोर्ट करी, उन्होंने सोशल फिलोसफी का कॉन्ट्रैक्टेरियन उसको सॉल्व किया है, सपोर्ट किया है, नॉट सॉल्व, सपोर्ट किया है। कंसर्न फॉर सोशल जस्टिस ये रखते हैं और इन्होंने इंडिविजुअल लिबर्टी पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, ठीक है ना। तो इन्होंने कभी कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं किया बल्कि एक जस्ट लिबरल सोसाइटी को सपोर्ट किया है। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, जहां पर पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। देन क्वेश्चन 199. Which among the following book magazine is not related with गांधी जी? अब इनमें से कौन सी गांधी जी से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन या ऑप्शन डी कर्म योगा। If you have studied the works of Gandhi ji, you would have known कि कर्म योगा was not written by गांधी जी। बाकी ये सारी बुक्स एंड मैगजीन गांधी जी की लिखी हुई है। कर्म योगा किस लिखी थी? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। प्लीज डू रिमेंबर इट। कर्म योगा was written by स्वामी विवेकानंद, बाकी इंडियन ओपिनियन, हरिजन एंड यंग इंडिया was written by महात्मा गांधी। The last question. Which one of the following is not the philosophic calculus of Jeremy Bentham? अब इसमें से philosophic calculus Bentham का क्या नहीं है? Propinquity, values, fecundity या intensity? See again, it is a factual question. अगर आपने philosophic calculus पढ़ा है तो ही आप इसको आंसर कर पाओगे। और philosophic calculus एक measuring method था जहां पे आप लोगों की happiness को measure कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट यही है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। सो इसमें से
इन ऑप्शंस में से फिलोसोफिक कैलकुलस का जो पार्ट नहीं था वो था वैल्यूज। ठीक है, बेंथम के कैलकुलस में क्या था? प्लेजर को मेजर करने का, हैप्पीनेस को मेजर करने का एक तरीका था, और इसमें क्या क्या चीजें थी? इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, प्रोपेंक्यूटी, फेकेंडिटी, प्योरिटी एंड एक्सटेंट। वैल्यूज वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। इज इट क्लियर? सो आई होप आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ठीक है, एंड आपको जो मेन एक वी कैन से द मोटिव बिहाइंड सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज कि आपको एक पैटर्न पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कौन से सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जैसे कि वी कैन कंक्लूड कि एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप पढ़ रहे हो अपनी स्टैंडर्ड बुक से, एटलीस्ट कोशिश करो कि आप हर थिंकर की आप एक विचारधारा एटलीस्ट समझ लो, ताकि आप स्टेटमेंट पढ़ के कहीं ना कहीं गेस लगा सको कि ये चीज किसने कही होगी। तो एक तो स्टेटमेंट बेस्ड, देन सेकेंड बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो आपको बुक्स एंड ऑथर्स को अच्छे से पढ़ना है। देन थर्ड थिंग इज सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड सर्टेन मेथोडोलॉजीज। ठीक है, कि कौन सा प्रिंसिपल किसने दिया है, चाहे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हो या फिर पॉलिटिकल थिंकर से एसोसिएटेड हो, तो कौन सा कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ है वो आपको मालूम होना चाहिए। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन ऑफ सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपको इससे काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, कहां पर फोकस करना है, वो चीज मेन थी, राइट? सो नाउ आई वुड लाइक टू wish you all the best for your examination. Thank you everyone. The lecture is over from my side. All the best.